हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर द फोर्थ एपिसोड ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट। आज के हमारे गेस्ट हैं एक्स यूपीएससी कैफ ऑफिसर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिफेंस मेंटर दिव्या गुप्ता मैम। नमस्कार मैम, वेलकम फॉर द इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट। कैसे हैं मैम आप? I'm good. Thank you so much. How are you? वेरी गुड मैम। चलिए मैम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो So, मैम मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी जानने के बारे में, क्योंकि आप सर्विसेज में भी रह चुके हैं और अब आप एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप आपकी जर्नी शेयर कीजिए। I was a UPSC aspirant, like any other aspirant, and I was giving multiple exams. This was around year 2010. I graduated, so I started preparing for many exams like UPSC Civil Services. और जब आप एक बार Civil Services level की पढ़ाई करते हो, तो I think आपके बाकी exams की भी तैयारी साथ साथ हो ही जाती है, because इतना knowledge base बढ़ता है. तो I took around 1 year to prepare. अच्छे से प्रिपेयर किया, नॉलेज गेन किया एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन, जो अगेन एक गजेटेड रैंक के लिए होता है. उस टाइम पे अवेयरनेस थोड़ी कम थी इन एग्जाम्स के बारे में, तो किसी सज्जन आदमी ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी हाइट ठीक है, तुम्हारी एज एलिजिबिलिटी है, सो यू शुड गो, बिकॉज इसमें एक हाइट क्राइटेरिया होता है. जनरली सिविल सर्विसेज या एसएससी एग्जाम्स में हाइट का नहीं प्रॉब्लम है, बट डिफेंस में होता है. So I was eligible and I gave the exam and I kept clearing it in the first attempt. I think वो मेरी पिछले साल की मेहनत थी जो मुझे help कर रही थी. So I cleared my written. I was really surprised कि ये कैसे हो गया एग्जाम क्लियर. अभी तो मैं तैयारी ही कर रही हूँ, but by God's grace I cleared. Then happened the physical part. I was physically fit already. थोड़ी मेहनत तो लगती है. एक जब आप तैयारी के मोड में होते हो तो आप फिजिकल छोड़ देते हो. आप थोड़े लेजी और थोड़े पढ़ाई के मोड में ही रहते हो. बॉडी भी चेंज हो जाती है, वजन भी बहुत बढ़ चुका था पढ़ाई करते हुए. बट अब जब रिटर्न क्लियर कर लिया है तो फिजिकल तो आपको नहीं रोक सकता है. तो फिजिकल की तैयारी करी, फिजिकल के बाद मेडिकल तो हो ही गया. फिर इंटरव्यू आया और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू इज लाइक अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पैटर्न का ही इंटरव्यू होता है. और हमारे टाइम पे ना इतना कोचिंग के ऑप्शंस कम थे, लिमिटेड थे, एंड ऑनलाइन पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. जैसे आज की डेट में बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, फ्री मटेरियल इज अवेलेबल. हमारे टाइम पे इतना नहीं था. तो आसपास में लोगों से पूछ के थोड़ी अपनी सूझबूझ लगा के ही इंटरव्यू की तैयारी करी. एंड आई वाज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स. मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो उस और नॉलेज कंटेंट बेस्ड था ही. तो आई थिंक एवरीथिंग हेल्प्ड मी. आई स्कोर्ड डिसेंटली वेल इन माय इंटरव्यू एज वेल. और सब चीज़ें क्लियर होती रही और फाइनली मेरिट लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया एंड आई गॉट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एज माय ऑप्शन. तो ऑब्वियसली फैमिली वाज वेरी इलेटेड एंड हैप्पी कि अरे, और मैं बनिया फैमिली से हूँ, तो बनियों में लड़की का फौज में क्लियर होना और भी ज़्यादा ऑफ ट्रैक था. और सब फैमिली वाले की अरे बनिया होके लड़की को फौज में भेज रहे हो. बट डैड मॉम वर ओके विथ इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. दे वर वेरी प्राउड ऑफ इट. सो आई ऑल्सो वेंट. लेकिन जब ट्रेनिंग में घुसे तब पता लगा अरे असली चीज तो ये है. ठीक है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं था. तो असली ट्रेनिंग तो ये है. एंड ट्रेनिंग तो पूरा आपको, अगर आप हवा में उड़ रहे हो एग्जाम क्लियर करके, आपको पूरा जमीन पे लेके आ जाती है कि सारा आपका ईगो, एटीट्यूड सब कुछ तोड़ देती है और आपको पूरा नए सिरे से सिखाती है कि फौज का ढर्रा क्या है, फौज में कैसे सरवाइव करना है, कैसे डील करना है. और बहुत अलग तरह की क्वालिटीज आप में लेके आती है. आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बहुत स्ट्रेच कर देती है. आपको भी नहीं पता होता है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती है. इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस डेवलप हो जाते हैं. बट सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, कि आपको आपके अंदर से सारा डर निकल जाता है. आपको पता है कि आप लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आएगा आप हैंडल कर लोगे. तो उस तरह के सिचुएशंस आपको सिखाते हैं. सो ट्रेनिंग वाज गुड. फिर उसके बाद मैंने अलग अलग सेक्टर्स में सर्व किया एंड आई वाज विद अ महिला बटालियन. एंड मुझे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इलेक्शन ड्यूटीज, वीआईपी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन ड्यूटीज, श्रीनगर एयरपोर्ट मुझे मिला. मेरी श्रीनगर पोस्टिंग हुई, तो दैट वाज द मोस्ट सेंसिटिव ड्यूटी जो मैंने अभी तक 5 साल के एक्सपीरियंस में की थी. तो श्रीनगर एयरपोर्ट, और आप जानते ही हैं पुलवामा अटैक हैपेंड, तो आई वाज देयर.
आर्टिकल 370 जब खारिज किया गया, आई वॉज देयर। तो अब अगर आपको याद हो, उस टाइम पे सडनली सारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया था और यात्रा चल रही थी, वो बंद कर दी गई थी। तो ये सारे जो चेंजेस थे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉज पोस्टेड देयर ओनली, सो आई हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ मी व्हाट वाज हैपनिंग। सो I feel somewhere I was a part of this history in making, and it was a great experience of Srinagar and all my 5 years. But then I had to take a call after serving for 5 years. I had to take a call that now it's time to move forward. Like उस टाइम पे जो गोल था एक जॉब लेने का, सरकारी जॉब, गजेटेड ऑफिसर बनने का, that was fulfilled. But then I kept feeling inside when I was serving in the forces. I used to guide माय जवान्स, जैसे हमारे अंडर कमांड में जो लोग होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते थे, अफसर बनना चाहते थे। सो आई यूज्ड टू कीप गाइडिंग देम, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट CAPF के बारे में बड़ी कम इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बहुत कम है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो बहुत पता है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि क्या गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं, कैसा माहौल होता है अंदर, क्या है। सो आई फेल्ट कि why not come out and spread it, and maybe this is more of my calling, teaching and education, guiding students, mentoring them, because ये चीज मैं पढ़ाई करते हुए भी बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी। सो आई फेल्ट कि थोड़ा सा शायद ट्रैक बदलने का टाइम आ गया है। इट वॉज अ टफ कॉल, obviously in a middle class family, when you're earning, तो आपके ऊपर भी डिपेंडेंसी आती है, and parents were so proud and everything, हर जगह फ्लॉन्ट करते रहते थे कि मेरी बेटी ऑफिसर है। बट अब मैंने फिर उनको एकदम से बोला कि डैड अब चेंज करना है ट्रैक, तो बट दे वर वेरी सपोर्टिव। They were like, ठीक है, whatever you feel is correct for you, and if you feel you have it all sorted, तुम्हें पता है कैसे करना है, क्या करना है, तो कर लो। So that was it। और उसके बाद बस 5 years I gave my resignation papers, and then I went into teaching। So तब से उसी लाइन में हूँ, and I've been guiding, mentoring students, and आई फील कि जो मैंने 5 साल सीखा, ट्रेनिंग में सीखा, और जो एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड फोर्सेस का मेरे पास आया, आई थिंक आई एम एबल टू गाइड स्टूडेंट्स बेटर, अपार्ट फ्रॉम ओनली द स्टडी पार्ट कि एग्जाम कैसे निकालना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे फ्यूचर गोल्स के साथ ये अलाइन होगा, एंड और एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स के थ्रू जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हेल्प कर पाती हूँ बच्चों को जो भी मेरे पास आते हैं, एंड आई एम जस्ट डूइंग माय बेस्ट आई कैन। अमेजिंग मैम। जैसा कि मैम अभी आपने बताया कि आप मेंटरिंग सेशंस लेते हैं, तो कुछ ऐसी 2 से 3 प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही कॉमन है, हर एक एस्पिरेंट में होती है, वो बताएं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स एक्चुअली अलग अलग टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं, राइट। तो समवन हु इज वेरी सीरियस, वेरी डेडिकेटेड, बहुत गोल ओरिएंटेड है, उसकी प्रॉब्लम्स होगी कि मैं कैसे अपना टाइम बेस्ट यूटिलाइज करूं, या फिर मैं नॉर्मल से और हायर लेवल कैसे अचीव करूं। तो उसके लिए हम एक अलग तरह का मेंटोरिंग और गाइडेंस देते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो थोड़े मिडिल कैटेगरी के आते हैं, दैट दे वांट टू स्टडी, पेरेंट्स ने भी प्रेशर डाला हुआ है, खुद का भी मन है करने का, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुल है, बट वो फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब जैसे कि स्कूल में बच्चे को पता है उसको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, लेकिन वो फिर भी पढ़ नहीं पाता है। इंटेलिजेंट है, पढ़ लेगा, बट पढ़ नहीं पाता है। सो या तो वो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, उनको डायरेक्शनलेस पढ़ाई होती है जिससे वो एग्जॉस्ट फील करते हैं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उनको वो डायरेक्शन फोकस्ड अप्रोच नहीं होती है, या थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी यंग एज, यही तो एज है सारे डाइवर्जन्स की। यू वांट टू गो आउट विद फ्रेंड्स, यू वांट टू बी मोर ऑन सोशल मीडिया, यू वांट टू हैव रिलेशनशिप्स, आपका दिल भी टूटता है, आपका दिल भी लगता है, यही तो उम्र है। और उसी उम्र में आपको बंधना भी पड़ता है अपने करियर के लिए। तो ये जो जर्नी है, जो एस्पिरेंट इसको टेक ओवर करके आगे बढ़ जाता है वही जीत जाता है, जो इसको बैलेंस कर पाता है। कुछ बच्चे कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे थे। ये सेकंड कैटेगरी के, जो मिडिल कैटेगरी के, ये बेचारे फंसे रहते हैं।
हम इनको गाइड करते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्ञान देते हो या बहुत गाइडेंस देते हो, बच्चों को मजा नहीं आता सुनने में। तो बच्चों को चाहिए एक स्पून फीडिंग वाला अप्रोच दे दो, मैडम ये करना है, हम करके चले जाएंगे। सो कई बार वो वर्क करता है, कई बार नहीं करता है। और एक तीसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं लक्ष्य, जो बहुत थोड़ी सी नेगेटिव में चले जाते हैं। मतलब वो या तो उनके ऊपर फोर्स करा गया है, ठीक है, पेरेंट्स द्वारा, या फिर शायद चूज इन्होंने खुद करा कि मुझे डिफेंस में जाना है या कॉम्पिटिटिव, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज्यादा है या सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा है, ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और हर बच्चा एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं बना है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम क्रैक करके ही आपकी लाइफ बनेगी। सही वक्त पे समझ जाना कि मेरे लिए नहीं है ये एग्जाम क्रैक करना, या फिर मैं अपनी स्किल सेट्स कहीं और यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो थोड़ा मुश्किल है। और पेरेंट्स का वेरी फ्रैंकली हमारा जो सिस्टम चले आ रहा है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे पास देखो 1 साल है, हमने देखो तुम्हें पैसे भी दे दिए, देखो कोचिंग में कितना पैसा खर्च किया, 1 साल वेस्ट हो गया, उस बच्चे का तो एक ही अटेम्प्ट में निकल गया, तुम्हारा इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम्हारा कब क्लियर होगा? तो वो जो प्रेशर है कुछ बच्चे नहीं झेल पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। जो फर्स्ट कैटेगरी थे, बहुत सिंसियर, बहुत फोकस, वो थोड़े कम है, बट ये वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। देखो, करियर सबको बनाना है, एवरीबॉडी इज वरीड, बट नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। और उनके पास ऑप्शंस शायद एग्जिट के बड़े कम होते हैं। मतलब इतना आसान नहीं होता ना लक्ष्य की आप बोलो कि पापा मेरे को तो करना है, 1 साल बाद बोलो मुझे नहीं करना। तो आपको पेरेंट्स से ही पहले तो बहुत सुनना पड़ेगा, और फिर आपके ऊपर 10 सवाल होंगे, आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पे सवाल उठेंगे, कि अगली बार आपके ऊपर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया जाएगा डिसीजन मेकिंग पे, कि इसको तो आता ही नहीं है कैसे सोचना है। सो बच्चे बहुत फंसे रहते हैं यार, बहुत ज्यादा। आई फील रियली माई हार्ट गोज आउट टू देम कि कैसे मतलब इन बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, जो ये स्ट्रगलिंग 2-3 years होते हैं। दे डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक। पेरेंट्स से बात करो, 10 तरह की बातें और सुनने को मिल जाती हैं। मैं सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सभी खराब है या सभी अनसपोर्टिव नॉन सपोर्टिव है, बट ऐसे होते हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि पेरेंट्स की शायद गलती नहीं है, क्योंकि शायद वो भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, या उनके ऊपर भी अलग तरह का प्रेशर है, और वो सोचते हैं कि शायद अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, फ्री छोड़ देंगे, तो बच्चा बिगड़ जाएगा या भटक जाएगा। सो उनका भी सोच अलग होती होगी, लेकिन मैं तो यही देख रही हूँ कि बच्चा थोड़ा सा सफर करता है इस चीज में। और जैसे लक्ष्य मेरे पास बच्चे आते हैं, मैम हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, हमारा कंसंट्रेशन ही टूट जाता है, 2 घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाते, और अब ये सबसे बड़ा आ गया है मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ये तो छोड़ता ही नहीं है बच्चों को, बच्चे भी नहीं छोड़ पाते हैं। सो ये इश्यूज तो हैं बच्चों के साथ, एंड लेकिन जो इन इश्यूज को टैकल कर लेगा वही आगे बढ़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, सीट्स अगर बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उतना ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उतनी अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ रही है। तो हर ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ शहर में आके ही पढ़ाई होती है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि पहले लोग दिल्ली आते थे पढ़ने, बड़े बड़े शहर, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह यूट्यूब और डिजिटल मीडिया फैला हुआ है, जिसको जहां से तैयारी करनी है डेडिकेटेडली वो कर सकता है। लेकिन अब आपके ऊपर है, आप अपने लिए कैसा माहौल क्रिएट कर पाते हैं, और आप खुद को कितना डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रख पाते हैं। मैम, जैसा कि आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक जैसे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, हर जना इसको यूज़ कर रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कई सारे एस्पिरेंट्स को इसका ट्रू मीनिंग भी नहीं पता, पर आजकल ये जो टर्म्स है बहुत ही ज़्यादा कूल हो चुके हैं, इसलिए सब इनको यूज़ कर रहे हैं। आपको इस पे क्या लगता है? विदा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। मैं ये वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रही थी अभी तक, ठीक है। तो लेकिन जो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो हमारे पास जब आते हैं, वो यही बोलते हुए आते हैं, ये हो रहा है, ठीक है। और हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, या कोई हमारे पास प्रोफेशनल इस तरह की डिग्री तो है नहीं कि हम इस चीज को ट्रीट कर सके या कुछ कर सके। और आपको कैसे पता आपको ये हो रहा है? आपने चेक करवाया है, आपने ट्रीट करवाया है? नहीं। और अगर सपोज ये हो रहा है, सपोज है, तो आपको एक प्रॉपर डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट वो चीज पेरेंट्स से एक्सेप्ट करेंगे नहीं, अरे मेरे बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज की भी डेट में एक थोड़ा सा हवा बना हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बच्चा नॉर्मल है।
राइट, बट ये समझना पड़ेगा कि अब नॉर्मलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हो जाता है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये क्लिनिकली हो रहा है तो ये ट्रीटेबल है, और अगर नहीं है, जैसे बच्चे इसको लूजली यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यही है, बच्चे जरा सा सैड, एक तो बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं, ठीक है। एक करेज का फैक्टर होता है लक्ष्य, करेज वो बड़ा कम हो रहा है। एक एग्जाम नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड दिल तोड़ के चला गया, तुरंत दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे और इसको नाम दे देंगे हम डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। दे हैव टू अंडरस्टैंड यार, ये नॉर्मल है, मतलब बड़े ही पैम्पर्ड किड्स हैं कि छोटी मोटी छोटी सी भी हार है, कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हुआ उसको वो डिप्रेशन बोलने लग जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ाई लिखाई में ही आए हो, प्लीज थोड़ा सा सर्च तो करो ये एक्चुअल चीज है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये किन किन को हुआ है, किस तरह वो लोग निखर के बाहर आए हैं, इसको कैसे ट्रीट करा जाता है। डोंट यूज इट सो लाइटली, एंड थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि कोई बात नहीं, अगर मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, या मेरे हिसाब से ये चीज नहीं हुई, या मेरे बाजू वाले का क्लियर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो यू शुड नो कि मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखूं कि मैंने क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से मैं आज एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, या मेरे साथ ये नहीं हुआ। सो करेज इज मिसिंग लक्ष्य, एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एनीथिंग कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम, बट उसको ठीक करना, अपने आप को वापस ट्रैक पे लेके आना, आई थिंक दिस इज द मोस्ट टफ पार्ट। एंड यस, वी शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स सो लूजली। आप डिग्रेड कर रहे हो उन लोगों को जो एक्चुअल में इससे सफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ज्यादा है मैम इस चीज से। ओ यस यस, सोशल मीडिया ने बहुत खराब कर दिया है, और ये सोशल मीडिया, एक तो हर चीज की रील्स आने लग जाती है, कोई भी उठा के रील बना के बता रहा है ये क्या है क्या नहीं है, इसको ठीक कैसे करना है, और आप गूगल पे डालोगे 10 तरह की चीजें आ जाएंगी। मतलब अगर डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल मीडिया का नुकसान हुआ है तो फायदा तो है ही है, बट नुकसान भी उतना ही है। बिल्कुल मैम, आपको क्या लगता है, क्या ग्रुप का फर्क पड़ता है कि हम किन के साथ बैठ रहे हैं, किन के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, ये सब? यस, आई रियली बिलीव लक्ष्य कि बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको राइट सर्कल मिल जाता है तो वो आपको बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर आप कहीं गिरते भी हो, आपको उठाने में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज वो आपको बहुत अच्छे से आपकी वेवलेंथ समझ पाएंगे, जो शायद आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। और जरूरत पड़ती है यार, अकेला इंसान नहीं हो सकता, उसको हेल्प, बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, बस इतनी सी बात करने के लिए कि आज यार मैंने 2 चैप्टर खत्म करे, तो वो ग्रुप चाहिए। बट अगर सही ग्रुप मिले तो, अगर वही ग्रुप गलत मिल गया, चल यार छोड़ना यार, अंडे खाने चलते हैं, चल यार यहाँ चलते हैं, आज यहाँ पार्टी करने चलते हैं, कल पढ़ाई हो जाएगी, तो फिर वो दिक्कत की बात है। वो आपको, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश कि आप सही ग्रुप में बैठे हो। मैम, आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विस को ही अपना होल सोल टारगेट बना लेते हैं, वो दूसरे रिलेटेड एग्जाम्स को भी नहीं देना चाह रहे। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें साथ में दूसरे एग्जाम्स को देना चाहिए या फिर सिर्फ एक पर ही फोकस करना चाहिए? यार देखो, वैसे कहने के लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि वन गोल ओरिएंटेड हो आप और पूरा उसमें वो लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टडीज और आपका बहुत अच्छी प्लानिंग है, आपको पता है आप यू आर अ गुड स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड यू नो ऑल द स्ट्रैटेजी ट्रिक, सब कुछ आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वन गोल ओरिएंटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम है कि बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि उसकी तैयारी अच्छी भी है या नहीं। वो आइसोलेशन में पढ़ता रहता है, उसको पता ही नहीं लगता कंपटीशन कैसा है और वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। मेरा पर्सनल तो यही रहता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, वो साल, 1 साल 2 साल जो भी आप दे रहे हैं, आप यू बिकम एलिजिबल फॉर ऑल द एग्जाम्स, आप दो, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी। मे बी आपकी किस्मत सिविल सर्विसेज में दूसरे एग्जाम की थी, शायद वो उसमें आप बहुत खुश भी हो आगे जाके फ्यूचर में, बट आपके पास साल बड़े लिमिटेड है जिसकी आपकी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी है। 20 से 25 के मैक्सिमम एग्जाम्स खत्म होने लग जाते हैं, 25-26 तक कैटेगरी होती है, थोड़ा सा और हेल्प मिलता है। तो why should we, waste our attempts? But again,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत, जो मैंने बताया था फर्स्ट कैटेगरी, जिनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, कैसे करना है, और वो अगर सोचते हैं कि हाँ एक ही एग्जाम दे के करना चाहिए, और वो शायद क्रैक भी कर लेते होंगे, वेरी नाइस फॉर देम, वेरी नाइस। बट ऐसे बच्चे थोड़े कम होते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्टैंडिंग क्या है। हमें अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुनिया से तो हम कुछ भी झूठ बोले कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, बट हमें अपना अंदर पता होना चाहिए कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। एंड इसमें कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सक्सेस होती है तो आप ही की होगी, लेकिन अगर सफर करोगे, या फेलियर जैसे वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, बट अगर आपका नहीं होता है तो दुख भी आपको ही होगा, और कोई नहीं आएगा आपका दुख बांटने के लिए एक्सेप्ट योर फैमिली। सो इंट्रोस्पेक्ट more about where are you, what are you doing. मैम जैसा कि आपने भी सर्विस लीव कर दी थी और आजकल ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि सेलेक्ट होने के 2 से 3 साल बाद में रिजाइन कर देते हैं। आपको उनका मेन रीज़न क्या लगता है, क्यों वो रिजाइन कर रहे हैं? लक्ष्य, इसके 2-3 रीजंस हैं। वन इज, जैसे आपने बोला मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं लोग, तो अगर किसी का गोल सिविल सर्विसेज है और उसका CAPF या SSC क्लियर हो जाता है, वो ज्वाइन कर लेता है कि यार मेरा एक फाइनेंशियल बैकिंग हो गई, मेरा मेंटली एक प्लान बी रेडी हो गया, मैं अपना प्लान ए की तरफ चलता रहता हूँ, और फिर वो प्लान ए हो जाता है तो वो छोड़ देता है, राइट। तो एक तो ये होता है मल्टीपल एग्जाम में, देखो ये तो होता ही है, आप सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं फिर आप छोड़ देते हैं। दूसरा ये होता है कई बार वी हैव अ वेरी डिफरेंट विजन, ये जॉब ऐसी होगी, ये जॉब ऐसे तरह का मुझे काम करना होगा, अंदर जाते हैं आपको रियलाइज होता है नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये, आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम इट। सो इस तरह के रीजंस भी होते हैं। कई लोग जैसे अगर मैं CAPF की बात करूं, मेरे काफी सारे बैचमेट्स हैं जो आज की डेट में आउट है, सो दे वर मोर ऑफ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, उन्होंने स्टेट PCS भी क्लियर करे, अंदर रह के भी पढ़ाई करी है, तो they kept on studying, they kept on continuing with their goal, and very frankly again defense forces is a tough nature of job. Okay, कई लोगों को लगता है कि जब बहुत यंग होते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली का कुछ भी नहीं है, घुस जाते हैं आराम से, ट्रेनिंग करा, काम करा, फिर जब फैमिली सेटलमेंट की बात आती है, शादी करना है, बच्चे करना है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तब दूसरी रियलिटी हिट होती है। वो यंग एज में नहीं समझ आता है, ठीक है, वो बाद में समझ आता है कि अच्छा, फिर आप सोचने लगते हो कि मैं कैसे हैंडल करूं, मेरे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है या किसी कोई और भाई बहन है देखने के लिए, नहीं तो फिर आप उस तरह का कॉल्स लेते हो। तो आई नो ये लोगों को सुनने में नेगेटिव लगता होगा कि अरे यार सीट लेके छोड़ दी और ये, बट आई थिंक लाइफ इज अबाउट इवॉल्विंग। लक्ष्य ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सोचा वही करते रहोगे। यस, आपको उस टाइम वो लगता था, आपने क्लियर करा, आपने अचीव करा, आपकी मेरिट थी, तभी आपको मिला। अब आपका लाइफ चेंज होना चाहता है, आपका दिमाग चेंज हो गया है, आपके गोल्स चेंज हो गए, आपके एस्पिरेशंस चेंज हो गए, तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड वन मोर फैक्टर इज दैट मे बी some of them are not happy with the services, services and the kind of employment opportunity is provided to them in that particular organization. कई लोग खुश नहीं होते हैं जॉब के साथ, तो वो छोड़ते भी हैं। सपोज अगर किसी का सिविल सर्विसेज क्लियर होता है, विच इज द बेस्ट एग्जाम, द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, बट सिविल सर्विसेज भी लोग छोड़ते हैं, राइट। लोगों कितने लाखों का ड्रीम है, लेकिन सिविल सर्विस जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ अरे यार ये मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा है इस काम में, या फिर मुझे वो सपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही जो मैं चाह रही थी मुझे मिले, तो देन दे लीव। सो एंड इट इज सब्जेक्टिव। लक्ष्य मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फौज छोड़ी तो फौज खराब है, इट इज नॉट दैट। मतलब लोगों को ये नहीं देखना चाहिए जो छोड़ रहे हैं, लोगों को ये देखना चाहिए जो हैं, वो ऑब्वियसली नंबर ज्यादा है ना जो टिके हुए हैं फौज के साथ और काम कर रहे हैं। तो सबकी सोच अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स लाइफ की अलग है, सबकी डिमांड्स अलग हैं, एंड बट या attrition rate तो है, it is increasing, there is no doubt, and but ये ऐसे ही चलेगा जब हम मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, और वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑल्सो, बाहर निकल के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हो जगह जगह, तो ये तो यस रहेगा ही। मैम क्या इसमें कोचिंग्स का भी रोल आता है कि वो एक ग्लोरीफाइड इमेज बना देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, और जब वो सेलेक्ट होने के बाद सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक रियलिटी चेक मिलता है, जिस वजह से फिर वो बाद में रिजाइन कर रहे हैं? Agree. Totally agree. I agree with it, and coachings do that, but you also have to understand the side of the coaching that
आप एक स्टूडेंट हो, एक एस्पिरेंट बन के आए हो और हम आपको ये बताएं कि ये नेगेटिव्स हैं, ये है, ये है, ये है, हाउ विल यू फील अबाउट इट? मोटिवेशन नहीं आएगा। हाँ, यू आर कमिंग विद हाई मोटिवेशन, मुझे पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, और हम आपको ये नेगेटिव बोले। ट्रस्ट मी, अभी आपका जो ये सुन रहे होंगे ना पॉडकास्ट, जो भी आपका ये सुनेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी मिक्स रिव्यूज अबाउट इट। ओके लक्ष्य, मैंने सब कुछ ट्राई करा है, मैंने बच्चों को रियलिटी भी दिखाई है, सब करा है, एंड आई हैव रियलाइज्ड विद टाइम कि आप जब ज्यादा रियलिटी बताते हो ना, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता अपने लिए, क्योंकि बच्चे में अभी वो मेच्योरिटी ही नहीं है समझने की। ठीक है, देखो, हर जॉब के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हैं, करेक्ट? आप कल को एक प्राइवेट सेक्टर सबसे बिग 4 कंपनी के भी काम करो, गूगल, एप्पल, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम करने जा रहे हो, मेरी ड्रीम जॉब है गूगल में काम करना, बट उसके भी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों होंगे, राइट? सो अब जब हम नेगेटिव बताते, अगर मैं चाह रही हूँ मैं गूगल में काम करना चाहती हूँ और मुझे एक बंदा मिले, मुझे सारे नेगेटिव्स बता दे, लाइक यार इस बंदे को ही लगता है कोई प्रॉब्लम है, गूगल जैसी नौकरी के लिए ऐसा बोल रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं गूगल के लिए, क्या मेरे में स्किल सेट है, मेरा भी गूगल में होगा, इसको ही प्रॉब्लम है, लग रहा है इतना नेगेटिव बता रहे हैं, राइट? तो आई हैव फेस दैट एटीट्यूड, सो आई हैव स्टॉप्ड सेइंग इट। ओके, आई डोंट, कोचिंग्स मुझे लगता है ग्लोरीफाई नहीं करती हैं, वो नेगेटिव्स को थोड़ा कम रखती हैं, बताती हैं, पॉजिटिव्स को बताती हैं, ताकि ये बच्चे के ऊपर है जॉब में जाने के बाद उसको क्या पॉजिटिव लग रहा है और उसको कितना नेगेटिव लग रहा है। हो सकता है ना लक्ष्य, मुझे नेगेटिव लग रहा है, आपके लिए वो कोई बड़ी बात ही नहीं है, और मैं आपको डिमोटिवेट कर दूं, राइट? और हर चीज का एक स्टेज होता है लक्ष्य, मतलब अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है कि मैडम मेरा सीएपी भी क्लियर हो गया, सिविल सर्विस भी क्लियर हो गया, मेरा एसएससी भी क्लियर हो गया, अब आप बताइए इन तीनों में से क्या ज्वाइन करूं? तब आती है बात नेगेटिव्स की, कि किसके नेगेटिव्स कम है, क्या ज्यादा है पॉजिटिव, उसके हिसाब से तुम अपनी जॉब डिसाइड करो, और तुम्हारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, तुम्हारे घर की, तुम्हारी फैमिली की कमिटमेंट क्या है, फिर हम उसको गाइड कर पाते हैं और बेटर। बट ये तब होगा जब आपने सारे स्टेज पास कर लिए हैं, तब आप में वो मेच्योरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग आती है कि अब मुझे चूज करना है। जो बच्चा मुझसे फर्स्ट डे पूछ रहा है ना, यार बुक खोली भी नहीं अभी तक और अभी से पूछ रहा है, उसको मैं नहीं बोलूंगी कभी। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। आप पहले अपना मेटल तो प्रूव करो एग्जाम्स क्लियर करके, फिर आप बोलना ये नौकरी आपके लिए अच्छी है कि नहीं, बट जस्ट प्रूव इट फर्स्ट दैट यू कैन गेट इट थ्रू, इज जस्ट दैट। मैम आपके अकॉर्डिंग सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू ज़्यादा टफ है या फिर एसएसबी? मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, एसएसबी इज डेफिनेटली अ टफर इंटरव्यू. It's a 5-day interview and you are judged on multiple parameters. एंड एक कोई कमिटी थी, मुझे नाम याद नहीं है, उस कमिटी ने, आई थिंक रिफॉर्म्स की कमिटी थी, उसने ये रेकमेंड किया था कि जो एसएसबी में पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि साइकोलॉजी के, वो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में इनकलकेट करने चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा ओहदे का एग्जाम है, पोस्ट है जो कंट्री रन करते हैं। बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि अगर हम वो एस्पेक्ट लेके आएंगे तो हम सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है? सो मुझे लगता है एसएसबी, यस सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बहुत टफ है क्रैक करना, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो टफ नहीं है, बट अगर हम पैरामीटर्स देखें तो एसएसबी का थोड़ा सा और टफनेस में बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को चेक करता है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को नहीं कर रहा है कि आप क्या अपने आप को एक्सप्रेस, बट आप कैसे इंसान हो, आप कितने सिंक में हो, आप जो बोल रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, बट एक्शन आपके बहुत पुअर है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, वो सारा निखर के बाहर आ जाता है उनके टेस्ट के थ्रू। मैं बोल रही हूँ आई एम अ वेरी गुड लीडर, लेकिन मेरे एक्शंस में, मेरे परफॉर्मेंस में कहीं दिख नहीं रहा है मैं गुड लीडर, तो वो चीज कैसे निखर के बाहर आएगी? तो उसके लिए एसएसबी डिवाइस करे हुए हैं, दे आर वंडरफुल। बट ये सिविल सर्विसेज अगर इन पैरामीटर में देखो तो इट बिकम्स एन इजियर इंटरव्यू कंपेयर टू दिस, बिकॉज इट इज मोर अप टू आपकी क्या नॉलेज है, आपने किस तरह वो एक्सप्रेस किया, उनके आंसर को किस तरह टैकल किया उस दिन। सो यस, बट प्लीज यस, सिविल सर्विस का इंटरव्यू बहुत टफ है क्रैक करने के लिए। ओके मैम, एक चीज़ के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। आजकल 12th क्लास के बाद में सीयूटी का एग्ज़ाम लगता है, जिसके बेसिस पर बच्चों को कॉलेज अलॉट किए जा रहे हैं, और यही काम पहले 12th के परसेंटेज का था। तो क्या कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर एक डबल प्रेशर नहीं आ गया कि पहले उन्हें बोर्ड्स की तैयारी करनी है और फिर सीयूटी की? क्या गवर्नमेंट को इन दोनों में से किसी एक को हटा देना चाहिए? आपका इस पर क्या टेक है?
आई हैव एन ओपिनियन ऑन इट. पहले ऐसे होता था कि बच्चे 100 परसेंटाइल लाते थे, 199.9 तक पहुंच रहा है, जिनके 98 आए हैं, विच इज वंडरफुल, बट 98 में भी उनको ड्यू में एडमिशन नहीं मिलता था. मतलब इतना मेहनती, इतना इंटेलिजेंट बच्चे को भी नहीं मिल रहा है. और ये दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में थे, जो बाहर के बच्चे आते थे वो तो इतना स्कोर ही नहीं करते थे अपने बोर्ड्स में. ठीक है, तो आई थिंक वहां पे बहुत दिक्कत फील होने लग गई थी और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने लग गया था इन टर्म्स की परसेंटाइल की वजह से नहीं हो रहे एडमिशंस, इतनी हाई परसेंटाइल जा रही थी फॉर द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम, तो ये पैन इंडिया कंडक्ट हो रहा है. दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो अब क्या हो रहा है, दो चीजें मिक्स हो रही हैं. स्कूल के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस है और हमें आइडिया भी होता है किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, तो वो आप पूरे साल पढ़े जा रहे हो. लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कुछ सब्जेक्ट तो सेम ही है, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं स्कूल वाले. कुछ डायनेमिक है, जैसे कि जीके, करंट अफेयर्स वगैरह, ये डायनेमिक है जो हर बच्चे को फेस करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन कि वो कितना अवेयर है, कितना न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, न्यूज पढ़ता है. तो मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चों की आईक्यू बड़ी कम है. बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, स्कूल का बच्चा. लेकिन अब वो एग्जाम्स देगा तो उसको ये नॉलेज रखनी पड़ेगी, उसको अवेयरनेस होनी पड़ेगी. अभी तक क्या होता है, सिर्फ स्कूल की नॉलेज थी, जो बुक्स में लिखा है वो रट लिया और बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, माँ बाप का भी प्रेशर है, सब कुछ है बोर्ड्स के लिए, और वो हो गया. तो वो आईक्यू, इंटेलिजेंस लेवल, अवेयरनेस लेवल, जीके लेवल वाज नॉट देयर. तो अब मुझे ऐसा लगता है दोनों का, आई थिंक मैक्सिमम काफी यूनिवर्सिटीज तो आपका 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स भी देखती है, और अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम या सीयूईटी में अगर सेम मार्क्स आते हैं तो 12th के बोर्ड्स के मार्क्स ही हैं जो आपको हेल्प करते हैं. एंड आई थिंक दोनों का मिक्स ही रहना चाहिए. सिर्फ अगर हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स कर देंगे तो स्कूल का कोई पढ़ाई का वैल्यू ही नहीं रहेगा. ठीक है, और अगर हम सिर्फ स्कूल का करते हैं तो मुझे लगता है वो काफी अनहेल्दी होने लग गया था. मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, लेकिन वो रट नहीं पाता, वो इतना पढ़ नहीं पाता है, तो उसके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था. एंड आप खुद देखो, अगर बच्चे को आगे जाके कुछ भी करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना, सब में तो एंट्रेंस एग्जाम है. तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट अर्ली. और वैसे भी क्लैट वाले बच्चे सब तो देते ही थे. इज जस्ट दैट नॉर्मल जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए नहीं जा रहे हैं वो नहीं देते थे, अब उनके लिए भी आ गया है. तो मुझे लगता है ये अच्छा ही है बच्चों के लिए. और ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इससे बहुत प्रेशर बढ़ेगा. इन द सेंस मेजर पढ़ाई तो वही है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए. अभी शायद बच्चों को, ऑब्वियसली बच्चों को ये सुनने में तो नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छी बात है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको ज्यादा एग्जाम देना है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत है. दे विल नो व्हाट कंपटीशन इज, because the world is getting very competitive. This batch of students, when they will come out after 4 years or 5 years and they're coming into this arena of government exams or any other exam, they will know कि यार हमारा बेस वहीं से बन गया, हमें पता है कि इस तरह का लेवल चाहिए. स्कूल से, ये तो स्कूल तो एक लाला लैंड होता है, ठीक है, फिर आप बाहर आते हो, आपको असली दुनिया का पता लगता है क्या है. तो आई थिंक आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट. चलिए लास्टली मैम, आप सभी एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सभी एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलूंगी कि ये जो फेज होता है पढ़ाई करने का, प्रिपेयर करने का, स्टडी करने का, दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ. ऑब्वियसली अभी आपको लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जब आप एक नौकरी में आते हैं और जब आप एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो स्ट्रगल होता है, वो होता है प्रॉब्लम, या लाइफ तब आपकी स्टार्ट होती है. ठीक है, जब आप जवाबदेही होते हैं अपने एक्शंस के लिए, सीनियर्स आपसे जवाब मांगते हैं, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ राइट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ गुड इन योर वर्क. पढ़ाई बहुत अच्छा फेज होता है. आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, जिससे आप ही की इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है. ऑब्वियसली हम सब पढ़ाई से इतराते हैं बहुत कि अरे यार कौन पढ़े, बट पढ़ाई ही है जो आपको आगे जाके हर जगह, जिस भी ओहदे पे आप जाना चाहते हैं, वो लेके जाएगी. सो ट्राई टू एंजॉय दिस फेज एंड डोंट फाइट ऑफ स्टडिंग. यार मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, डोंट डू दिस. जस्ट एक्सेप्ट कि पढ़ने से ही होगा.
डोंट फाइट इट, एक्सेप्ट इट, ट्राई टू एंजॉय स्टडीज. तब आपको समझ आएगा इतनी भी खराब नहीं है. आपके ब्रेन में ही इतना लगा हुआ है कि कौन पढ़ेगा, मस्ती करते हैं. सो जस्ट लेट दैट थॉट गो एंड ट्राई टू एंजॉय स्टडीज. परफेक्ट मैम। चलिए थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। Thank you so much, Lakshya. Thank you for having me. All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?